सेल से धारा ले रहे हूँ, है ना, सेल को धारा दे रहे हूँ, है ना, या आर को अनंत कर दें, मतलब खुला परिपथ कर दें, है ना। तो ऐसे केसेस में आई वी और इन चीज़ों पे क्या प्रभाव पड़ता है वो थोड़ा सा एक बार और अपन देख लेते हैं। उसके बाद अपन सेल के संयोजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सेल के संयोजन जैसे स्टार्ट करेंगे आपका तो ख़त्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपके सिलेबस में यहीं तक है। अरे यहीं तक है, सेल के संयोजन तक ही दे रखा है ना, आपके बल्ब वगैरह थोड़ी है ना, आपके सिलेबस में नहीं है। ना ही आपके प्रतिरोध दे रखा है, प्रतिरोध का संयोजन भी नहीं दे रखा है। प्रतिरोध तो है, प्रतिरोध की निर्भरता भी है, लेकिन प्रतिरोध का संयोजन आपके नहीं दे रखा है ना। लेकिन मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है प्रतिरोध का संयोजन, है ना। अगर किसी को पढ़ना, बिना प्रतिरोध के संयोजन पढ़े बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो आप आराम से क्लास ले यूट्यूब पे जाके, है ना, वहाँ पे जाके देखें, लिंक में सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ जाके देख लेना। तो अपन बात करते हैं, सेल पढ़ रहे थे अपन विद्युत सेल, और विद्युत सेल में एक था विद्युत सेल से जब धारा ले रहे हो, विद्युत सेल से क्या कर रहे हैं, सेल से जब धारा ले रहे हो। अच्छा, सेल से धारा ले रहे हैं मतलब कैसे, समझना ध्यान से। जैसे माना ये कोई सेल है ना, सेल है तो इसका आंतरिक प्रतिरोध होगा कुछ न कुछ, है ना। इसका क्या है, ये आंतरिक प्रतिरोध है। अच्छा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है और ये यहाँ पे लगा दिया मैंने एक बाह्य प्रतिरोध, ठीक। अरे क्लियर। सेल का ईएमएफ माना कितना, ई, सेल का ईएमएफ कितना है, ई है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर और बाह्य प्रतिरोध कितना हो गया, कैपिटल आर। इतनी बात क्लियर है। चलो इससे आगे देखते हैं। देखो, अगर मैं इस परिपथ की चर्चा करूँ, इस परिपथ में बात करूँ, तो परिपथ पूर्ण हो रहा है, यहाँ पे धारा बहेगी, क्या बहेगी, धारा माना कितनी बही, आई, कितनी बही, आई। चलो इस परिपथ में अगर मैं आर नेट की बात करूँ, किसकी बात करूँ, आर नेट की बात करूँ, तो आर नेट कितना हो जाएगा, ये दोनों श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं आपको, और श्रेणी क्रम में आपको पता हो डायरेक्ट जोड़ते हैं। अरे पता है, श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे होता है, आर नेट बराबर। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 आर नेट आ जाएगा। अरे आ जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध है तो प्रतिरोध ही ना, तो कितना हो जाएगा आर नेट, आर प्लस स्मॉल आर। अरे हो जाएगा, आर नेट कितना हो जाएगा, आर प्लस स्मॉल। चलो तो आर नेट अगर अपने पास आ गया आर प्लस स्मॉल आर, तो यहाँ से मैं आई निकाल लूँगा। आई बराबर क्या हो जाएगा, ई नेट बटे आर नेट। अरे हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, ई नेट बटे आर नेट। अच्छा, ई नेट तो ई है, ई एम एफ कितना है, ई है। आर नेट कितना आया मेरे पास, आर प्लस स्मॉल आर। मतलब कि इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान मेरे पास आ गया कितना, ई नेट अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। इतनी बात क्लियर है। अरे बोलो। अच्छा और सुनो, इस परिपथ के लिए ये बिंदु माना ए है और ये बिंदु बी है, क्या ए और बी के बीच का विभवांतर ही टीपीडी होगा। अरे ए और बी के बीच का विभवांतर ही क्या होगा, टीपीडी होगा, है ना। अच्छा, अगर यहाँ से मैं टीपीडी निकालूँ तो वी ए माइनस वी बी बराबर, जब सेल से धारा ले रहे हो, अच्छा यहाँ किरचॉफ नियम लगा के निकाल ही लेते हैं, ये प्लस माइनस हो जाएगा, धारा इधर जा रही थी, ये क्या हो जाएगा प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी बराबर क्या, ई माइनस आई आर होगा। अरे होगा, क्या होगा, ई माइनस आई आर। अच्छा ये कैसे आया, समझ में आया, मैंने कल केवीएल लगा के दिखाया था। नहीं आया हो तो एक बार और देख लो कैसे, देखो ध्यान से। वी ए यहाँ से केवीएल स्टार्ट किया, यहाँ आया प्लस या माइनस, माइनस का ई, अरे सही है। फिर यहाँ आया प्लस या माइनस, प्लस का क्या, आई आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बी। तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी बराबर क्या हो जाएगा, ई इधर आएगा तो प्लस का और आई आर इधर आएगा तो माइनस का, ई माइनस आई आर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही, बोलो। चलो वी ए माइनस वी बी को ही अपन वी कहते हैं, वी बराबर क्या हो गया, ई माइनस आई आर। अरे यही तो होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी, सिरा विभव जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। अच्छा सुनो, क्या यही वी इस बाह्य प्रतिरोध पे खर्च हो रहा है। अरे सही है, क्या ये वही वी है जो बाह्य प्रतिरोध पे अपन खर्च करते हैं। ये ई तो क्या है, ई तो आंतरिक प्रतिरोध पे भी खर्च हो रहा है और बाह्य प्रतिरोध पे भी खर्च हो रहा है, लेकिन वी जो है वो दोनों जगह खर्च हो रहा है। अरे सॉरी, वी जो है वो किस पे खर्च हो रहा है, बाह्य प्रतिरोध पे खर्च हो रहा है। अरे क्लियर। अच्छा यहाँ से देखना, अगर मैं आई की वैल्यू रख दूँ यहाँ पे, क्या रख दूँ, आई की वैल्यू आ गई थी मेरे पास। अरे आई की वैल्यू आ गई थी, तो वी बराबर हो जाएगा ई माइनस आई कितना है, ई नेट
बटे क्या आर प्लस स्मॉल आर इंटू क्या कैपिटल आर। अरे ये आई आर हो गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से वी आ गया। क्या आ गया? अच्छा और सुनो, इस प्रतिरोध के लिए अगर मैं ओम का नियम लगाऊं तो V बराबर क्या होगा, यहाँ पर बहने वाली धारा इंटू यहाँ का प्रतिरोध। अरे होगा, यहाँ पर बहने वाली धारा कितनी I, यहाँ का प्रतिरोध कितना R, तो V बराबर यहाँ पे कितना हो गया IR। तो अगर यहाँ से मैं V बराबर निकालूँ, V बराबर हो जाएगा IR, और I की वैल्यू मेरे पास है कितनी है, E नेट बटे R प्लस R। तो E नेट E ही लिख देता हूँ क्योंकि E है, E अपॉन क्या R प्लस स्मॉल आर इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल आर। तो V बराबर मेरे पास आ गया ER बटे R प्लस स्मॉल आर। क्या ये बात भी आपको समझ में आ रही? अरे आ रही है। तो मेरे पास V आ गया, I आ गया। अरे आ गया। अगर मैं यहाँ से V और E का अनुपात निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, V और E का अनुपात, तो E को नीचे ले जाऊँ। अरे E इधर गुणे में नीचे आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। देखना इधर ध्यान से, अगले पेज पे ले लेते हैं, देखो ध्यान से। मेरे पास V बराबर आया ER अपॉन क्या R प्लस स्मॉल आर। V बटे E अगर निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, कैपिटल R अपॉन R प्लस स्मॉल आर। क्या यही अनुपात होता है V और E का? V किस पे खर्च होता है, R पे। E किस पे खर्च होता है, R के साथ में स्मॉल r पे। अरे समझ में आ रहा है? अरे आ रही बात समझ में आ रही है ना? E किस पे खर्च होता है, R और स्मॉल r दोनों पे, और V किस पे खर्च होता है, कैपिटल R पे। अरे इतनी बात समझ में आ रही? चलो अगर यहाँ पर अपन तीनों चीज़ों की बात करें, जैसे प्रतिरोध को मैं कुछ ले लेता हूँ, माना R की बात कर लूँ, फिर I की बात कर लूँ, और फिर मैं V की बात कर लूँ। ठीक है, किस किस की बातें कर रहे हैं, R, I और V की। अरे क्लियर? चलो I का फॉर्मूला आपको पता है, I क्या होता है, E बटे कैपिटल R बटे स्मॉल r। V का फॉर्मूला क्या है, E R अपॉन R प्लस R। क्या ये सारी बातें आपको पता है? अरे आ रही बात समझ में? क्लियर ना? अब एक एक R की वैल्यू रखते जाते हैं और आंसर निकालते जाते हैं। अरे क्लियर? अच्छा R को अगर मैं अनंत कर दूं, कितना कर दूं, अनंत कर दूं, अनंत कर दूं, इसका मतलब क्या, खुला परिपथ होगा। अरे कल बताया था, देखो 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 देखो, ये सेल है, ये आंतरिक प्रतिरोध है E, है ना, और यहाँ पर अपनों ने ऐसे खुला परिपथ छोड़ दिया था, और खुले परिपथ का R कितना होता है, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत। अगर R को मैंने अनंत कर दिया, कैपिटल R कितना कर दिया, अनंत कर दिया, क्या खुले परिपथ में धारा बहेगी? धारा कब बहती है, जब परिपथ क्या हो रहा हो, पूर्ण हो रहा हो। अरे अरे बात समझ, जब परिपथ पूर्ण, जितने इलेक्ट्रॉन बैटरी से निकलते हैं उतने इलेक्ट्रॉन वापस आने चाहिए। जितने इलेक्ट्रॉन बैटरी से निकलते हैं उतने के उतने इलेक्ट्रॉन बैटरी पर अगर वापस आते हैं तब जाके धारा का प्रवाह होता है। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है। आवेश संरक्षण का नियम हर जगह वैलिड होता है। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते हैं, है ना। तो आवेश संरक्षण का नियम हर जगह वैलिड है। तो जितने इलेक्ट्रॉन बैटरी से निकलेंगे उतने के इलेक्ट्रॉन बैटरी तक पहुंचनी चाहिए। तो यहाँ पर परिपथ ही पूर्ण नहीं है तो कहाँ से पहुँचेंगे? अरे यारी बात समझ, जब परिपथ पूर्ण नहीं होता, जहाँ पर ओपन सर्किट होता है, खुला परिपथ होता है, वहाँ का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत। मतलब R बराबर कितना हो गया, अनंत हो गया। अच्छा R बराबर अनंत हो गया, अनंत का किसी में भाग दूंगा कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। अच्छा एक बात और बताओ, ये खुला परिपथ है। अपनों ने TPD की EMF की परिभाषा पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि जब सेल से धारा नहीं ले रहे हो, क्या, जब सेल से धारा नहीं ले रहे हो तब इसके सिरों पर विभवांतर को क्या कहते हैं, EMF कहते हैं। अरे कहते हैं, तब इसके सिरों पर विभवांतर को क्या कहते हैं, EMF कहते हैं। तो क्या अभी सेल से धारा बह रही है? और जब खुला परिपथ है सेल से धारा बहेगी क्या? नहीं बहेगी। अरे सेल से धारा थोड़ी बहेगी खुले परिपथ में। जब परिपथ पूर्ण नहीं हो रहा है तो धारा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। धारा कितनी हो जाएगी, 0। जब सेल से धारा नहीं बह रही है तब इसका जो V होगा क्या E के बराबर होगा? अरे होगा। इसका जो V होगा किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। मतलब इस स्थिति में V और E आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? अरे आ रही है। चल आगे बढ़ते हैं। R को मैं 0 कर दूं, कितना कर दूं, मतलब है ना, यहाँ पर क्या कर दिया हमने, शॉर्ट सर्किट कर दिया। क्या कर दिया, ऐसे ही सेल को जोड़ दिया, कोई प्रतिरोध नहीं लगाया, है ना। ऐसे सेल को क्या कर दिया, जोड़ दिया, प्रतिरोध 0 है। प्रतिरोध कितना है, 0। तो स्मॉल r, ये स्मॉल r तो है। अरे अरे बात,
कैपिटल आर कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब शॉर्ट सर्किट। इसको क्या कहते हैं, आर बराबर 0 करना मतलब क्या, शॉर्ट सर्किट, है ना। क्या कर दिया मैंने, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तब जाके क्या होगा, अब देखना, अगर कैपिटल आर 0 है तो स्मॉल आर तो है, अरे अरे बात, तब जो आई आएगी वो क्या आएगी, ई बटे स्मॉल आर, अरे आएगी, क्योंकि कैपिटल आर कितना हो गया, 0 हो गया। और समझ में आ रहा है, तब जो धारा आएगी वो आई बराबर क्या आएगी, ई बटे आर आएगी। और समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है, ई बटे कितनी आ जाएगी। अच्छा यहाँ देखो, तब वी कितना हो जाएगा, वी कितना हो जाएगा, वी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वी कितना हो जाएगा, वी कब आएगा, जब धारा आएगी। धारा तो आ रही, अरे आ रही, धारा आ रही है, अरे आ रही है। वी किस पे खर्च होता है, टीपीडी जो है वो किस पर खर्चा है, बाह्य प्रतिरोध पे। अरे किस पर खर्चा है, बाह्य प्रतिरोध। जब बाह्य प्रतिरोध ही नहीं है तो काई का खर्चा, और समझ में आ रहा है, जब बाह्य प्रतिरोध ही नहीं है तो काई का खर्चा, तो टीपीडी कितनी हो जाएगी, तब 0 हो जाएगी। टीपीडी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस स्थिति में धारा जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। धारा क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अच्छा अपन यहाँ पर R 0 है और अब धीरे धीरे R को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। R को क्या कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। देखो R को धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, R को बढ़ाऊंगा तो I क्या होगी, अरे कम होगी। R को बढ़ाऊंगा तो I क्या होगी, कम होगी। लेकिन यहाँ पर देखो, R को बढ़ाऊंगा तो V क्या होगा, बढ़ेगा। अरे V क्या होगा, बढ़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही। जैसे जैसे बाह्य प्रतिरोध को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे बाह्य प्रतिरोध को बढ़ाते हैं, I क्या होती है, कम होती है, लेकिन V क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, खुला परिपथ क्या होता है, किस में क्या होता है, ये बातें आपको समझ में आई, अरे बोलो क्लियर है ना। चलो इससे आगे अपन बातें करते हैं कुछ, है ना। अच्छा देखना ध्यान से, अपनों ने इस स्थिति के लिए, कौन सी स्थिति के लिए, जब सेल से धारा अपन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेल से धारा ले रहे हैं, तब एक इक्वेशन पढ़ी, V बराबर E माइनस आई आर। अरे पढ़ी है, क्या पढ़ी है, V बराबर E माइनस आई आर। इसको कहते हैं सेल समीकरण। क्या कहते हैं, सेल समीकरण। कौन सी समीकरण कहते हैं, सेल समीकरण। अब मैं सेल समीकरण में वोल्टता और धारा के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, वोल्टता और धारा के बीच में ग्राफ बना रहा है। देखो सेल समीकरण क्या थी, V बराबर E माइनस आई आर। अरे थी, अरे यही थी, V बराबर E माइनस आई आर, यही थी ना। देख लो ये R स्मॉल था ना, ये R, अरे यहाँ पे R स्मॉल होता है, स्मॉल ही तो होता है। किरचॉफ नियम लगाया था, VA माइनस, है ना, E प्लस क्या हो जाएगा, I इंटू स्मॉल आर। अरे स्मॉल आर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल आर होगा। मैंने कैपिटल लिख दिया था, चलो कोई बात। तो V बराबर E माइनस क्या हो गया, I इंटू स्मॉल आर हो गया। अच्छा ये सेल समीकरण है, क्या है ये, सेल समीकरण। अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊँ, क्या बनाऊँ, ग्राफ बनाऊँ, तो ग्राफ बना रहा हूँ V वर्सेस I के बीच में। किसके बीच में, V वर्सेस I के बीच में। तो V को ले लूँगा कौन से अक्ष पे, Y अक्ष पे। I को ले लूँगा कौन से अक्ष पे, X अक्ष पे। इतनी बात क्लियर है, अरे बोलो। अच्छा मैंने सरल रेखी ग्राफ, परवलय, अति परवलय, आयताकार अति परवलय, सारे ग्राफ आपको पढ़ा रखे हैं। अरे पढ़ा रखे हैं, इसी दिन के लिए पढ़ाए थे, है ना, ताकि तुम मेरा मुँह ना ताको यहाँ की। अगर नहीं पढ़े हो तो वीडियो पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जाके वहाँ देखे, ठीक है। अरे क्लियर। ग्राफ, बेसिक मैथ, अवकलन, समाकलन, ऐसी चीज़ें हैं ना जो फिजिक्स की जान होती है ना, बहुत ज़रूरी है। हर जगह टांग अड़ाएगी, हर जगह काम में आएगी। इससे अच्छा पढ़ ही लो, है ना। पढ़ सकते हैं ना, अरे नहीं पढ़ सकते क्या, पढ़ सकते हैं, हाँ तो पढ़ ही लो इससे अच्छा। अच्छा यहाँ देखो, V को ले लिया किस पे, अच्छा ग्राफ की जो सरल समीकरण होती है वो क्या होती है, y बराबर mx प्लस सी। अरे यही होती है, और ये ऐसे अपन ग्राफ बनाते हैं। अगर मैं इसकी तुलना इससे करूँ तो V बराबर क्या हो गया, E माइनस आई आर। तो y बराबर हो गया, x पे किसको लेना है, I को, तो y बराबर हो गया mx प्लस क्या, c, और ये माइनस का mx हो गया। mx किसका हो गया, माइनस का। अच्छा x पर किसको ले लिया मैंने, I को ले लिया। y पर किसको लिया, v को। x पे किसको लिया, I को। अच्छा c क्या होता है,
सी अंतःखंड होता है, y अक्ष पर क्या होता है, अंतःखंड, और c की वैल्यू कितनी है, e के बराबर। c की वैल्यू कितनी है, e के बराबर, मतलब यहाँ पर क्या होगा, e होगा। e क्या है, EMF है। e क्या है, EMF है। तो c की वैल्यू किसके बराबर हो गई, यहाँ पर e के बराबर हो गई। इतनी बात क्लियर है। अच्छा अब देखना m क्या होता है, m होता है ढाल। m क्या होता है, ढाल। अगर m बराबर पॉजिटिव हो, m बराबर क्या हो, पॉजिटिव हो, तो जो ढाल का थीटा होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। थीटा जो होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। और अगर m क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो जो थीटा होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अरे इतनी बात समझ में आ रही, अरे बोलो। चलो अब देखते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे में यहाँ से थीटा ले लेता हूँ, देखना ध्यान से, ध्यान से देखना। यहाँ से थीटा क्या है, 90 से ज़्यादा होगा, थीटा 90 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखो ये थीटा 0, ये थीटा कितना 90, और ये 90 से ज़्यादा, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। अरे बनने वाला है, ग्राफ कैसे बनने वाला है, ऐसे बनने वाला है। लेकिन अपनी राशियाँ तो इधर है, धारा नेगेटिव में नहीं, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है। यहाँ पर थीटा देखो, थीटा 90 से क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि m क्या है, नेगेटिव है, और m किसके बराबर है, m किसके बराबर है, m स्मॉल r के बराबर। किसके बराबर है, स्मॉल r के बराबर। इतनी बात समझ में आ रही, अरे आ रही। तो ये ऐसा कुछ v और i के बीच में क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। क्या ये बातें आपको समझ में आई, अरे बोलो। ग्राफ बना लेंगे अपन। यहाँ पर देखना, जब धारा 0 हो, धारा यहाँ पे 0 होगी, जब धारा कितनी है, 0 है, जब धारा 0 है, अरे धारा 0 है, जब धारा 0 है तब v का मान e के बराबर होगा। अरे है, जब धारा 0 है तब v का मान किसके बराबर होगा, e के बराबर होगा। चाहे देख लो, जब धारा क्या है, 0 है, तब v का मान किसके बराबर होगा, e के बराबर होगा। अरे समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है। अच्छा और देखते हैं, जब धारा मैक्सिमम है, अरे है मैक्सिमम, धारा क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ धारा बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, यहाँ पर धारा क्या हो गई, अधिकतम हो गई, मैक्सिमम हो गई। अरे अरे बात समझ। जब धारा यहाँ पर मैक्सिमम है तब v का मान कितना है, 0 है। v का मान कितना है, 0 है। चाहे देख लो, जब धारा क्या है, मैक्सिमम है, ये धारा मैक्सिमम है, तब v का मान कितना है, 0 है। क्या आप लोगों ने ये सही किया था, अरे समझ में आ रहा है, अरे क्लियर। क्या ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, अरे बोलो। सेल समीकरण से ग्राफ कैसे बनाएंगे वो समझ में आ जाएगा, अरे बोलो। हाँ, कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखना, जैसे v और e का अनुपात कहाँ निकाला था अपनों ने, v और e का अनुपात अपनों ने निकाला था, क्या आया था, r/r प्लस स्मॉल r। अरे अरे बात समझ, इस पे प्रश्न आते हैं। हाँ आ जाओ, चलो इससे आगे बढ़ते हैं, देखना ध्यान से। क्या ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है, अरे बोलो। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, देख लो एक बार, है ना। जब सेल से अपन धारा ले रहे हैं, है ना, ये चार्जिंग हो गया था, ये सेल से धारा ले रहे हैं, तब कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या होगी, अरे ध्यान रहेगा, क्लियर है ना। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं, है ना। अच्छे से प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। प्रश्न क्या है कि एक सेल है, एक सेल का टीपीडी जो है, टीपीडी ईएमएफ का 80% है। कितना है टीपीडी ईएमएफ का, 80% है ना। मतलब कि 20% कहाँ खर्च हो रहा होगा, आंतरिक प्रतिरोध पे। कहाँ खर्च हो रहा होगा, आंतरिक प्रतिरोध पे। क्या कह रहा है प्रश्न, सेल का टीपीडी जो है ईएमएफ का क्या है, 20% है, ठीक है। यदि बाह्य प्रतिरोध क्या दे रखा है, यदि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R बराबर 8 ओम हो, कितना ओम है, 8 ओम है, तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। देखो करते हैं, सीखते हैं अच्छे से। जब भी प्रश्न आए सामने, सबसे पहला काम अपन करेंगे, चित्र बनाएंगे। क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे, क्लियर ना। सबसे पहला काम क्या करना है,
चित्र बनाना। इतनी बात क्लियर है? देखो मैं चित्र ड्रॉ कर लेता हूँ। माना ये कोई सेल होगा, इसका ईएमएफ कितना है, ई है। आंतरिक प्रतिरोध पता नहीं है, मान लिया कितना, स्मॉल आर। अरे हाँ, बाह्य प्रतिरोध कितना दे रखा है, अरे कितना दे रखा है, 8 ओम दे रखा है। कितना दे रखा है, 8 ओम दे रखा है। यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही होगी। अरे हाँ, यहाँ पर जो विभव खर्च हो रहा होगा या इन सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा उसी को अपन टीपीडी कहेंगे। क्या कहेंगे, टीपीडी कहेंगे। और टीपीडी वी जो है वो 80% है किसका, ई का। वी जो है वो 80% है किसका, ई का। प्रतिशत हटाऊंगा, बीच बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो वी बराबर क्या है, 80/100 इंटू ई है। कैपिटल आर मुझे पता है। अरे आ रही बात समझ में? अभी अपनों ने वी और ई की तुलना की थी। अरे की थी, किसकी तुलना की थी, वी और ई की। क्या आया था, वी बटे ई बराबर क्या आया था, कैपिटल आर बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अरे आ रही बात समझ में? अरे आ रही है। चलो, v जो है वो 80% है किसका, e का। तो v की जगह ये रख दूं मैं, 80% किसका, e का। अरे रख सकता हूँ। देखो v की जगह क्या रख दिया, 80/100 इंटू क्या, e बटे क्या है, बराबर r कितना है, 8 ओम। r कितना है, 8 ओम। और स्मॉल r अपने को ज्ञात करना। इतनी बात क्लियर है? अरे बोलो, क्या e से e कैंसिल हो जाएगा? अरे हो जाएगा। कहाँ कर, यहाँ करते हैं। ठीक है, अपने पास डिजिटल बोर्ड में भी जगह कम पड़ रही है ना। इधर देखो, 80/100 है ना, बराबर कितना हो गया, 8/8 प्लस स्मॉल आर। ये 1 0 से 1 0 गया, इसका गुणा उधर कर देता हूँ तो ये हो गया 8 × 8 प्लस स्मॉल आर बराबर कितना हो गया, ये 80 हो गया। अरे हो गया। देखो क्या किया मैंने, क्रॉस गुणा किया। 8 का गुणा 8 + r से हो गया, इधर 10 का गुणा किससे हो गया, 8 से हो गया। कितना हो गया, ये 80 हो गया। इतनी बात क्लियर है? अच्छा देखो, तो 8 + r बराबर ये गुणे में है, यहाँ के भाग में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80/8। कितना आया ये, 10। मतलब 8 प्लस स्मॉल आर बराबर कितना आ गया, तो स्मॉल आर बराबर 10। 8 इधर आया क्या, स्मॉल आर बराबर कितना आ गया, 2 ओम। स्मॉल आर कितना आ गया, क्या यही पूछा था? अरे स्मॉल आर ही पूछा था। स्मॉल आर कितना आ गया मेरे पास, 2 ओम आ गया। क्या ऐसे प्रश्न हो जाएंगे? अरे बोलो, समझ में आया? कोई भी डाउट है तो पूछो। नहीं तो मैं डाउट ही नहीं आते। अच्छा पता है, डाउट 2 जनों को नहीं आते। किस किस को? एक तो जिसको सब कुछ आता हो, है ना, और एक जिसको कुछ नहीं आता। क्योंकि जिसको कुछ नहीं आता उसको कोई मतलब नहीं क्या डाउट होता है ना। डाउट क्या होता है, ठीक है। और जिसको सब कुछ आता है, हालांकि उसके तो डाउट नहीं आते, ठीक है। तो सब कुछ आता है, ऐसी शक्लें आपकी लगती नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या समझूं, तुम बता दो, हैं? बोलो, अरे बता दो। तुम पढ़ाई तो कर रहे हो ना घर पे? कितने घंटे पढ़ रहे हो, हैं? अरे बोलो, जोर से बोलो। 5-6 घंटे पढ़ रहे हो ना? नहीं, कुछ नहीं होना। बिना प्रैक्टिस, बिना पढ़ाई, बिना मेहनत के कुछ नहीं होना। बहुत सारे घूम रहे 12th पास होके, घूम रहे हैं ना। अरे घूम रहे हैं बहुत सारे, तुम भी हो जाओगे, है ना। पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अरे यारी बात समझ, हाँ, तो पास होना बड़ी बात नहीं है। पास तो है ना, सिर्फ क्लास ले रहे हो ना तब भी हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि पूछते क्या है, किरचॉफ के नियम बताओ, नहीं आते क्या? ओम का नियम बताओ, नहीं आता क्या? अरे आता है। धारा की परिभाषा क्या होती है, आती है? अरे आती है, हाँ। धारा घनत्व किसे कहते हैं? अरे आता है, हाँ। अपवन वेग क्या होता है? अरे आता है। धारा अपवन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। अरे आता है, आता है। ऐसी चीज़ें आती है, लेकिन ऐसी चीज़ें आने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सबको आती है। समझ में आ रहा है ना? जो जो कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं ना, उनको सबको आती है। तो ऐसी चीज़ें आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने को स्मार्ट बनना है अपने सब्जेक्ट में। आ रही बात समझ में? मतलब ऐसा हो जाना चाहिए ना सब्जेक्ट की, इस चीज़ में तो मेरे को कोई नहीं हरा सकता, है ना। चाहे किसी से भी कह दो कि ये चीज़ जैसी मेरे को आती है ना, कुछ भी दे दो लाके, मैं कर लूँगा, है ना। और नहीं आएगा तो सीखेंगे, क्या होगा, सीखेंगे उन चीज़ों को। तो प्रैक्टिस करो अच्छे से। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं मिलना। बिना प्रैक्टिस के आप, है ना, मतलब कुछ भी कर लोगे ऐसे बैठे बैठे, यूँ हाथ दे के बैठ जाते हो, कुछ नहीं होता है ऐसे बैठने से,
ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये अभी टाइम है अपने पास बहुत सारा, अभी आप 12th में आ रहे हो, कुछ मोड़ ऐसे आएंगे ना कि उसके बाद पता ही नहीं चलेगा कहाँ जा रहे हैं, बस ले जाएगी ज़िंदगी, जहाँ ले जाएगी वहाँ जाना है, ठीक है। और अभी टाइम है कि उस मोड़ को अपन सही कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, ठीक है ना? अरे ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े अपन। क्या ये चीज़ें आपको क्लियर है? अरे देख लो, देखो, है ना? एक बार बता देता हूँ वापस। सेल से जब धारा ले रहे हैं, क्या सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई? अरे बोलो हाँ। और देखो, क्या ये चीज़ें क्लियर है? शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, खुला परिपथ क्या होता है, शॉर्ट करते हैं तब प्रतिरोध 0 होता है, तब क्या क्या चीज़ें होती है, क्या इससे जो अपनों ने ग्राफ बनाया है वो आपको समझ में आ गया? अरे बोलो, चलो इससे आगे क्या ये प्रश्न समझ में आ गया? अरे बोलो, ऐसा एक और प्रश्न करोगे? दे दूँ? चलो करो एक प्रश्न, ऐसा ही दे देता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। हो सके तो करके दिखाओ। चलो प्रश्न लिखो, लिखो। जब एक सेल से 4 एम्पियर की धारा लेते हैं, जब एक सेल से 4 एम्पियर की धारा लेते हैं, जब एक सेल से 4 एम्पियर की धारा लेते हैं, मैं भी लिख लेता हूँ, जब एक सेल से कितनी धारा ले रहे हैं? 4 एम्पियर की धारा ले रहे हैं, धारा ले रहे हैं, तो इसका टीपीडी 20 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 20 वोल्ट है। टीपीडी कितना दे दिया मैंने? 20 वोल्ट दे दिया। कब दिया? जब 4 एम्पियर की धारा क्या कर रहे हैं? सेल से ले रहे हैं, है ना। अगला केस सुनो, दूसरा, इसमें क्या परिवर्तन किया, ध्यान से देखना। जब इसी सेल को 1 एम्पियर की धारा देते हैं, 1 एम्पियर की धारा देते हैं, तो टीपीडी 25 वोल्ट है। कितनी है? 25 वोल्ट है। तो आंतरिक प्रतिरोध और सेल का EMF दोनों ज्ञात करो। हाँ सर, ये ऐसा थोड़ी प्रश्न है, वैसा ही थोड़ी है ना। मैंने कहा था ना वैसा ही दूंगा, वैसा ही थोड़ी है वैसा ही है ना। मैं कह रहा हूँ वैसा ही है, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अभी अपनों ने 3-4 चीज़ें ही पढ़ी है इससे पहले इस प्रश्न में, देख लो आप, है ना। ये चीज़ें जो पढ़ी है ना, ये अभी इन चीज़ों से ही आपका प्रश्न आराम से होगा। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है। अच्छा, करोगे कैसे? हिंट सुन लो, हिंट सुनो। क्या करोगे? 2 चीज़ें दे रखी है। पहले सेल में, पहली चीज़ में सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सेल से धारा ले रहे हैं, कितने एम्पियर की? 4 एम्पियर की, ठीक है। एक फ़ोटो ये बनाओगे, सेल डिस्चार्ज करोगे, उसमें सेल समीकरण लिखोगे। क्या लिखोगे? सेल समीकरण कहाँ से आएंगे? KVL से आएगी। कहाँ से आएगी? KVL से आएगी, किरचॉफ वोल्टा लॉ से। और लगाना सिखाया मैंने, और सिखाया ना। चलो, उसके बाद दूसरे केस में सेल चार्ज हो रहा है। सेल क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। उसमें क्या करोगे आप? उसमें भी KVL से क्या लिखोगे? सेल समीकरण लिखोगे। क्या लिखोगे? सेल समीकरण लिखोगे, ठीक है। फिर 2 समीकरण आ जाएगी आपके पास, दोनों समीकरण की तुलना कर लेना, आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? करने की कोशिश करो, वीडियो पुश करो और फटाफट से शुरू करो। चलो सॉल्व करते हैं सारे। इधर एक बार ध्यान, इधर इसका सॉल्यूशन करते हैं। दोनों ही केस में अलग अलग फ़ोटो अपन बनाएंगे, ठीक है। अलग अलग फ़ोटो बनाते हैं, 2 इक्वेशन बनाते हैं और सोल्व करते हैं। आसान तरीका है, कोई ज़्यादा टफ मामला नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो, पहले केस में सेल को चार्ज कर रहे हैं। ये सेल का क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध होगा। ये इसका EMF और सेल को डिस्चार्ज कर रहे हैं। सेल डिस्चार्ज हो रहा है मतलब सेल से धारा ले रहे हैं। अरे ले रहे हैं, सेल से कितने एम्पियर की धारा ले रहे हैं अपन? 4 एम्पियर की। तब इसका जो TPD आया वो कितना आया? यहाँ के इन सिरों के बीच में जो विभवांतर आया वो कितना आया?
20 वोल्ट आया। कितना आया? 20 वोल्ट। अच्छा, इन सिरों के बीच में विभवांतर के लिए अगर मैं किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाऊं तो VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा? बराबर E माइनस IR हो जाएगा। अरे हो जाएगा, E माइनस क्या हो जाएगा? IR हो जाएगा। और VA माइनस VB तो मेरे को दे रखा है 20 वोल्ट, और दे रखा है तो 20 वोल्ट बराबर E नहीं पता मुझे, माइनस I पता है मुझे कितनी बेरी है 4 एम्पियर, इंटू स्मॉल r भी मुझे नहीं पता। अरे क्लियर? ये बन गई मेरे पास क्या? इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात क्लियर। दूसरे केस की चर्चा करते हैं, बहुत केस है अपने पास, ठीक है। दूसरे केस में सेल को धारा दे रहे हैं, अरे दे रहे हैं, सेल को धारा दे रहे हैं, तब इसका EMF E होगा स्मॉल r। कितने एम्पियर की धारा दे रहे हैं? 1 एम्पियर की। तब इसका जो TPD आया वो कितना आया? 25 वोल्ट आया। कितना आया? 25 वोल्ट। वापस A से B तक क्या लगा दूं मैं? KVL लगा दूं। क्या लगा दूं? KVL लगा दूं। सेल समीकरण क्या होती है वो निकाल लेते हैं। तो VA, यहाँ देखो ये प्लस ये माइनस, धारा ऐसे जा रही है, ये प्लस और ये माइनस, VA माइनस E माइनस IR बराबर क्या हो जाएगा? अरे ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। चलो, तो यहाँ से VA माइनस VB बराबर क्या आ जाएगा? E प्लस IR। अरे दोनों इधर आ गए, ये चीज़ें तो अपने बहुत सारी बार कर रखी है ना। अरे हो जाएगी। चलो, यहाँ देखो VA माइनस VB इस कंडीशन के लिए मुझे कितना दे रखा है? 25 वोल्ट बराबर E प्लस I कितना दिया है इसमें चार्जिंग में? कहाँ रह गया? ये रह गया 1 एम्पियर। I कितना दिया? 1 एम्पियर इंटू क्या? स्मॉल r। ये मेरे पास एक और समीकरण बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 की तुलना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तुलना कर लेते हैं। तुलना कैसे करते हैं? या तो 1 और 2 को जोड़ लो, या 1 और 2 को क्या कर लो? घटा लो, ठीक है। या तो 1 और 2 को क्या कर लो? जोड़ लो, या 1 और 2 को क्या कर लो? घटा लो, है ना। या 1 और 2 का भाग दे दो, कुछ भी करो, अपने पास आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं करके। पहले मैं अगला पेज ले लेता हूँ, देखना अगले पेज। एक इक्वेशन जो अपने पास आई वो आई 25 वोल्ट बराबर E माइनस 4 इंटू स्मॉल r। अरे यही आई एक इक्वेशन, सॉरी 25 क्या 20 वोल्ट बराबर है। तुम बोलते नहीं हो सर गलत हो रहा है, होने दो, दोबारा पढ़ेंगे हम, ठीक है। 25 वोल्ट बराबर क्या आया अपने पास? E प्लस I कितना? 1 और स्मॉल r। अरे यही आया, यही आया। मैं इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को घटा रहा हूँ। क्या किया? इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को क्या किया? घटाया। ऐसे घटाते हैं ना, हाँ। इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को घटाया, क्या किया? माइनस किया। ये माइनस, ये पूरा माइनस, ये भी माइनस। अरे हो गया माइनस। चलो इधर देखो, 20 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 5 बराबर E में से E गया, कितना बचा? 0। अरे कितना बचा? 0। इधर देखो, माइनस 4R में से माइनस का 1R गया, माइनस 5R। अरे कितना बचा? माइनस 5R। अरे हरी बात समझ में? ये माइनस 5 बराबर हो गया माइनस 5R, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, स्मॉल r बराबर कितना आ गया? 5/5 मतलब 1 ओम। अरे कितना आया? 1 ओम। अरे समझ में आया? इतनी बात क्लियर है? क्या हो गया है? ऐसे हंसी क्यों आ रही है? मेरे को ही बता दो, मैं भी हंस लूँगा। है गजब। इधर देखो ध्यान से, स्मॉल r अपने पास आ गया। अरे आ गया, स्मॉल r आ गया ना। अब अपने को E भी पूछा था, क्या पूछा था? EMF निकालते हैं। EMF कैसे निकालेंगे? यहाँ कहीं भी एक जगह स्मॉल r की वैल्यू रख देता हूँ, रख दूँ, जैसे इस इक्वेशन नंबर इसमें रख देता हूँ, ये वाली में। देखो ये हो गया 25 बराबर E प्लस I कितना? 1 एम्पियर, R कितना? स्मॉल r 1 ओम। अरे क्लियर? तो 25 बराबर E प्लस 1 इंटू 1 उधर गया, तो E बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस 1 मतलब कितना आ गया? 24 वोल्ट। अरे अरे क्या लिख दिया? 24 वोल्ट। अरे आ रही बात समझ में? तो E बराबर मेरे पास कितना आ गया? 24 वोल्ट, और स्मॉल r बराबर कितना आ गया? 1 ओम। क्या दोनों ही चीज़ें आ गई? 2 इक्वेशन बना के कर सकते हैं। आप कह दो कि सर मैं तो 2 में से 1 को घटाऊंगा, घटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आना है। समझ में आ रहा है? अब मैंने 1 में से 2 को घटाया ना, आपकी दूसर में तो 2 में से 1 को घटाऊंगा, तो ये अपनी मैकेनिज्म है। अब आप ये पूछोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि घटाना है ना? वो आएगा प्रैक्टिस से। कैसे आएगा?
प्रैक्टिस से। मैंने ऐसे क्वेश्चंस बहुत कर रखे हैं पहले, ठीक है, तो मेरे को पता है कि कैसे करने हैं। अगर आप भी ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिमाग अपने आप आके कहेगा कि इसको ऐसे करना है। प्रश्न में से आंसर खुद आके बोलता है कि ले मैं जा रहा हूँ, 4 ऑप्शंस होते हैं ना, उसमें से आंसर खुद आके बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए क्या करनी पड़ती है? प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? प्रैक्टिस। सोचो अपनों ने सेल के ऊपर 100 क्वेश्चंस लगा लिए। कितने क्वेश्चंस लगा लिए? 100, अलग अलग वेराइटी के, नीट में आए हुए, जेई में आए हुए, जैसे एग्ज़ाम हो उसमें आए हुए, सारे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए सारे प्रश्न अपनों ने लगा लिए। आज तक सेल के जितने प्रश्न बने हैं उतने आ जाएंगे। तो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा? और कोई बचा है क्या? अरे यारी बात समझ, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, प्रश्न बदलते हैं। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहते हैं, प्रश्न बदल सकते हैं। अगली बार वो हो सकता है 4 एम्पियर धारा से चार्जिंग करने के बजाय 8 एम्पियर धारा से चार्ज कर ले, है ना। 4 एम्पियर से डिस्चार्ज हो रहा था, इस बार हो सकता है 8 एम्पियर से डिस्चार्ज कर ले। टीपीडी अलग दे देगा, लेकिन तरीका थोड़ी बदलेगा, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदलना है, नहीं बदलता ना। तो अपने को मेन कॉन्सेप्ट सीखना है। क्या सीखना है? कॉन्सेप्ट सीखना है। अरे क्लियर? तो क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई? अरे बोलो, ये प्रश्न हो जाएगा आपसे? बोलो, देख लो। अरे हो जाएगा। इससे आगे अपन शुरू करते हैं सेल का संयोजन। क्या शुरू करते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, इनके प्रश्न करते हैं। और आपके जितना दिया है 12th क्लास में उतना लगभग ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हालांकि बाकी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नीट वगैरह की, है ना, नीट IIT की, नीट जेई की, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं पढ़ाऊँगा ज़रूर, लेकिन वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। क्लियर ना? अरे बोलो हाँ। आपको अभी के लिए उतना ही पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में है, ठीक है। अच्छा, एक्स्ट्रा अगर आप पढ़ना चाहो तो मना ही नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा पढ़ने से पहले जितना है उतना आना चाहिए। समझ में आ रहा है? उतना तो आए कम से कम, और आएगा, वैसे आएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अरे यारी बात समझ में क्लियर ना? चलो सेल का संयोजन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला आपको सारा क्लियर है? अरे क्लियर है ना? हाँ, सेल का संयोजन पढ़ते हैं। सेल का संयोजन, सेल का संयोजन, ठीक है। इसमें पहला श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन? अच्छा, कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ इससे पहले, सुनो ध्यान से, सुनो, देखना। जब भी श्रेणी क्रम की बात होगी, किसकी बात होगी? श्रेणी क्रम की। चाहे प्रतिरोध हो चाहे सेल हो, श्रेणी क्रम में धारा हमेशा समान बहती है। कौन समान बहती है? धारा। श्रेणी क्रम में धारा हमेशा क्या रहेगी? समान रहेगी। श्रेणी क्रम में धारा हमेशा क्या रहेगी? समान रहेगी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखोगे कि श्रेणी क्रम में धारा हमेशा क्या रहेगी? समान रहेगी। श्रेणी क्रम में धारा हमेशा समान रहेगी। कैसे? देखो ध्यान से। जैसे ये श्रेणी क्रम है, ये सेल है, एक और सेल जोड़ दिया, एक और सेल जोड़ दिया, एक और सेल जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, प्रतिरोध ले लो, ये प्रतिरोध है, एक और प्रतिरोध ले लिया, एक और प्रतिरोध ले लिया, ये श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। माना इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है? धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, ऐसे 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 ऐसे। तो हर डिवाइस में जो धारा जाएगी, सारी डिवाइस में जो धारा जाएगी वो हमेशा क्या रहेगी? समान रहेगी। अगर इसमें आई है तो इसमें भी कितनी आई, इसमें भी कितनी आई, इसमें भी कितनी आई। सारी डिवाइस में धारा क्या रहेगी? समान रहेगी। इतनी बात समझ में आ रही? अरे आ रही। अगर समांतर क्रम की बात कर लें, किसकी बात करें? समांतर क्रम की बात करें। समांतर क्रम में क्या होगा? देखो, ये समांतर क्रम है, ये समांतर क्रम है, ठीक है। पुश करना वीडियो। चलो, अगर समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में यहाँ पर विभव और यहाँ पर विभव दोनों हमेशा क्या रहेंगे? समान रहेंगे। विभव क्या रहेंगे? समान रहेंगे। समांतर क्रम में धारा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? धारा बढ़ जाती है। विभव क्या रहता है? समान रहता है। जैसे समझो ध्यान से, ये माना प्रतिरोध का समांतर क्रम देख लो। ये एक प्रतिरोध, इससे जुड़ा ये एक और प्रतिरोध, इससे जुड़ा ये एक और प्रतिरोध, ये ऐसे बहुत सारे प्रतिरोध जोड़ रखे हैं, ठीक है। ये बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े हैं। यहाँ से मैंने एक बैटरी लगा दी। क्या लगा दी? बैटरी लगा दी।
यहाँ पर अगर वोल्टेज V है, बैटरी का वोल्टेज कितना है V है। अच्छा मैं वोल्टेज की चर्चा कर रहा हूँ, मैंने EMF और स्मॉल r की चर्चा नहीं की है ना। वोल्टेज V है, माना यहाँ पर जो खर्च होगा, अगर यहाँ पर V है तो ये सारे समांतर क्रम में यहाँ पर भी कितना होगा V होगा, यहाँ पर भी कितना होगा V होगा, और यहाँ पर भी खर्चा कितना होगा V होगा। मतलब समांतर क्रम में सारी जगह पर विभव क्या रहता है, हमेशा समान रहता है। समांतर क्रम में विभव क्या रहता है, समान। श्रेणी क्रम में क्या समान रहती है, धारा। श्रेणी क्रम में क्या समान रहती है, धारा। अब बात करते हैं ये समांतर क्रम में धारा बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ से धारा अगर I जा रही है, कितनी धारा जा रही है I, तो यहाँ पर जाके धारा I1 हो जाएगी, यहाँ पर जाके धारा कितनी हो जाएगी, यहाँ पर धारा कितनी हो जाएगी I3। अगर मैं आपको प्रतिरोधों का संयोजन अगर आप पढ़ोगे है ना, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पर धारा को कैसे बांटते हैं, अच्छा श्रेणी क्रम में विभव को कैसे बांटते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने सिखा रखी है। अरे क्लियर, तो आप वहाँ से अच्छे से देख लेना। चूँकि आपके सिलेबस से प्रतिरोधों का संयोजन हट गया है, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा बताना पड़ा, वरना वहाँ पर है वैसे, ठीक है। आपने वो नहीं पढ़ा है लेकिन यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है, तो आप वहाँ जाके अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ बातें आप हमेशा ध्यान में रखोगे, श्रेणी क्रम में क्या समान रहेगी, धारा, और समांतर क्रम में क्या समान रहेगा, विभव। अरे यारी बात समझ, समांतर क्रम में क्या समान रहेगा, विभव समान रहेगा। इतनी बात क्लियर, अरे बोलो। चलो उससे आगे अपन बात करते हैं सेलों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में सेल कैसे जुड़े होंगे, जैसे ये एक सेल है ना, सेल का स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध, सेल का EMF माना कितना E1, सेल का EMF कितना माना E1, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना R1, ठीक है। ये कोई माना दूसरा सेल है ना, वापस सेल का EMF माना कितना E2, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना R2। ऐसे तीसरा सेल का EMF कितना E3, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना R3 मान लिया। क्या हो गया है ना, ये क्या मान लिया मैंने, R3 मान लिया। अरे क्लियर, और इसको मैंने जोड़ दिया माना किसी बाह्य प्रतिरोध से, किससे जोड़ दिया, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से, है ना। यहाँ पर जो अपन नेट E निकालेंगे, क्या निकालेंगे, नेट ई निकालते टाइम हमेशा धारा की दिशा देखेंगे। क्या देखेंगे, धारा की दिशा। ऐसे सेल जो समान दिशा में धारा दे रहे हैं उनको अपन जोड़ लेंगे, और ऐसे सेल जो धारा की दिशा क्या है, विपरीत है, उनको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। सर किस में से किसको घटाएंगे, तो जो बड़े सेल होंगे, बड़े सेल मतलब जिनका विभव क्या हो, ज़्यादा हो, जो बड़े सेल हो उसमें से किसको घटा लेंगे, छोटे सेल को। अरे यारी बात समझ में। अब प्रतिरोध का क्या होगा, सर प्रतिरोध विपरीत दिशा में हो, प्रतिरोध समान दिशा में। अरे प्रतिरोध तो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, धारा के मार्ग में आने वाली बाधा। अरे यारी बात समझ में। सेल चाहे विपरीत क्रम में जुड़ा हो चाहे समान क्रम में जुड़ा हो, बाधा तो आएगी, अरे आएगी। तो प्रतिरोध हमेशा क्या होगा, जुड़ जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देखो ये सारे सेल समान क्रम में जुड़े हुए हैं, क्या ये सेल धारा इधर देगा, ये सेल भी धारा इधर देगा, ये सेल भी धारा इधर देगा। समझ में आ रहा है। सब में धारा की दिशा क्या है, समान है। सब में धारा की दिशा क्या है, समान है। तो इनका अगर मैं ई नेट निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, ई नेट, तो ई नेट जो होगा वो हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। इतनी बात क्लियर। ये क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा। अगर मैं आंतरिक प्रतिरोध निकालना चाहूँ कुल, स्मॉल r नेट, तो स्मॉल r नेट कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अरे क्लियर। और अगर कुल नेट प्रतिरोध अगर निकालना चाहूँ मैं, तो क्या आ जाएगा, स्मॉल r का नेट प्रतिरोध प्लस ये वाला बाह्य प्रतिरोध। इतनी बात समझ में आ रही। अरे बोलो, ऐसे अपन ई नेट निकाल लेंगे। अरे क्लियर। अच्छा अगर इस परिपथ में मुझे धारा निकालनी है, क्या निकालनी है, धारा, तो धारा कैसे निकालेंगे, धारा निकालेंगे I बराबर क्या हो जाएगा, ई नेट बटे आर नेट। ई नेट बटे क्या हो जाएगा, आर नेट हो जाएगा। ई नेट कितना है, E1 प्लस E2 प्लस E3। तो ई नेट हो जाएगा कितना, E1 प्लस E2 प्लस E3 बटे आर नेट कितना है, आर नेट क्या है, स्मॉल आर नेट प्लस क्या, कैपिटल आर। अरे यही है, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, धारा आ जाएगी। अच्छा ज़रूरी नहीं कि 3 तक ही हो, 4 5 6 एन कुछ भी हो सकता है। सबको क्या कर लेंगे अपन, जोड़ लेंगे। अच्छा जिनकी ध्रुवता विपरीत होगी उनका क्या करेंगे, ध्रुवता विपरीत होने का मतलब जो अलग दिशा में धारा दे रहे हैं, जो अलग दिशा में क्या कर रहे हैं, धारा दे रहे हैं। जिनकी ध्रुवता विपरीत होगी उनका क्या करेंगे, उनको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे देखना ध्यान से। माना ये सेल है, इसका EMF माना E1 है, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना मान लिया, R1 है ना। वापस एक सेल है ये, है ना, इसका EMF माना कितना, E2,
इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना मान लिया R2, ठीक है। एक और सेल है ऐसे, इसका EMF माना कितना E3 और आंतरिक प्रतिरोध कितना मिल लिया R3, ठीक है। ये सारे जुड़े हैं किससे, बाह्य प्रतिरोध से, लोड प्रतिरोध से, ठीक है। ये जुड़े हैं, कितना है बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। इतनी बात क्लियर। चलो यहाँ पर अगर मैं धारा की दिशा देखूँ तो इस सेल से धारा किस तरफ, इस दिशा में, इस सेल से धारा किस तरफ, इस दिशा में, और इस सेल से धारा किस तरफ, इस दिशा में। आपको देखने को मिलेगा कि E1 और E3 की धारा की दिशा समान है, अरे है, और E2 की धारा की दिशा जो है वो क्या है, विपरीत है। तो नेट कैसे निकालूंगा, E1 E2 को जोड़ लूंगा, और सॉरी E1 E3 को जोड़ लूंगा और E2 को कर दूंगा घटा लूंगा, अरे यही करेंगे। तो यहाँ से E नेट कितना आ जाएगा मेरे पास, E नेट आ जाएगा कितना E1 प्लस E3 माइनस E2। अच्छा, स्मॉल R नेट कैसे निकालूंगा, सर एक काम करो R1 R3 को जोड़ लो और R2 को घटा दो, अरे ऐसा होगा क्या, धारा जब भी बहेगी वो नेट धारा बहेगी एक ही दिशा में, दोनों सेल के कारण धारा थोड़ी आएगी तू उधर जा तू उधर जा, ऐसे नहीं होता है, धारा नेट बहेगी, जो बड़ा सेल होगा उसके कारण धारा आ जाएगी। अरे माना कि E1 और E3 का योग है वो E2 से ज़्यादा है, तब धारा किस दिशा में बहेगी, E1 की दिशा में, अरे किस दिशा में बहेगी, E1 और E3 की दिशा में बहेगी। E1 और E3 की धारा दिशा में धारा बहेगी तो धारा ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी। अरे यारी बात समझ, मतलब यहाँ पर E1 और E3 जो होंगे वो डिस्चार्ज होंगे और E2 क्या होगा, चार्ज होगा। E1 E2 को तो धारा मिल रही है, समझ में आ रहा है। सुनो, धारा की दिशा एक ही दिशा में होगी, धारा की दिशा किस में होगी, एक ही दिशा में होगी। क्या ये प्रतिरोध इस धारा के मार्ग में दिक्कत उत्पन्न नहीं करेगा क्या, अरे करेगा। प्रतिरोध तो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मतलब क्या है, धारा के मार्ग में आने वाली बाधा। तो नेट प्रतिरोध को अपन क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अरे क्लियर। यहाँ से कैपिटल R नेट कितना आ जाएगा, स्मॉल R नेट प्लस कैपिटल R, अरे आ जाएगा। धारा कैसे निकालूंगा, I बराबर कितना हो जाएगा, E नेट बटे R नेट, अरे ये होगा, धारा कितनी हो जाएगी, E नेट बटे R नेट। तो धारा कितनी आ जाएगी मेरे पास, E नेट कितना है, E नेट है E1 प्लस E3 माइनस E2 अपॉन R प्लस स्मॉल R नेट, अरे यही है। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, धारा आ जाएगी। क्या इतनी बातें क्लियर। अच्छा, इन सारे सेल का E जो है वो समान हो, कितना हो, समान हो, सारे E के लगे हो, सारे किसके लगे हो, E के लगे हो, वो करके देखते हैं, देखना ध्यान से देखना। अच्छा, ये तो आपको क्लियर। विपरीत ध्रुवता में सेल होंगे तो क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में, समझ में आ रहा है ना, अरे आ रहा है। अच्छा, ऐसे सेल होंगे समान ध्रुवता में तो भी कर लोगे, अरे कर लोगे। चलो इधर देखना, नेक्स्ट वाला, यहाँ देखना, ये सारे समान सेल है, इसका EMF कितना E, इसका आंतरिक प्रतिरोध भी कितना स्मॉल r, इसका EMF भी कितना E, इसका आंतरिक प्रतिरोध भी कितना स्मॉल r, इसका EMF कितना E, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना स्मॉल r। और समझ में आ रहा है, अरे आ रहा है। चलो ऐसे ये सारे कितने सेल हैं, लगभग n सेल है, कितने सेल हैं n, पता नहीं कहाँ तक लगे, अपने को नहीं पता कितने हैं, n हैं, कितने हैं n, और सबको जोड़ रखा है किससे, एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से, ऐसे बना देता हूँ। अरे क्लियर, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ रखा, अरे क्लियर। चलो इधर देखो। अच्छा, E के 2 सेल होते तो E प्लस E कितना हो जाता, 2E, अरे हो जाता। E के 3 सेल होते तो E प्लस E कितना हो जाता, 3। E के 4 सेल होते तो E प्लस E प्लस E प्लस E कितना हो जाता, 4E, अरे हो जाता। टोटल n सेल है तो कितना हो जाएगा, n इंटू E, कितना हो जाएगा, n इंटू E। तो यहाँ पर E नेट मेरे को कितना मिलेगा, E नेट मेरे को मिलेगा कितना, n इंटू, अरे मिलेगा E नेट कितना मिलेगा, n इंटू E। अच्छा, स्मॉल R नेट कितना मिलेगा, स्मॉल R नेट R प्लस R प्लस R प्लस R n तक R, n इंटू R हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा, n इंटू R। तो स्मॉल R नेट कितना आ गया, n इंटू R आ गया। अरे समझ में आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं धारा निकालूँ तो धारा कितनी हो जाएगी, धारा हो जाएगी E नेट बटे R नेट। टोटल R नेट कितना हो जाएगा, टोटल R नेट हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल R नेट। स्मॉल R नेट कितना है, n इंटू स्मॉल R, अरे है कहाँ गया, n इंटू क्या है, स्मॉल R है। क्लियर। तो I बराबर हो जाएगा E नेट कितना, n इंटू स्मॉल ई, और ये कितना R प्लस n इंटू स्मॉल r, ये मेरे पास धारा आ जाएगी। क्या सारी बातें आपको समझ में आ रही, अरे बोलो, हो जाएंगे ऐसे, श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आया, अरे बोलो। चलो क्लियर ना, कोई डाउट किसी को हो तो एक बार देखो और पूछो फटाफट। देखो कोई भी चीज़ ऐसी हो जो नहीं समझ में आई हो
बातें आपको क्या ध्यान में रखनी है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या समान रहेगा, धारा, और समांतर क्रम संयोजन में क्या समान रहेगा, विभव। क्लियर है ना। जितना विभवांतर इन दो चीज़ें अगर ऐसे जुड़ी हो, ऐसे, ठीक है, जितना विभवांतर इन सिरों पे उतना ही विभवांतर किस पे, इन सिरों पे भी होगा। जितना विभवांतर यहाँ पे उतना विभवांतर यहाँ पे, उतना ही विभवांतर यहाँ पर। अरे अरे बात समझ, और उतना ही विभवांतर कहाँ लग रहा है, यहाँ पर, यहाँ पे वो यहीं पे। अरे क्लियर, आ रही बात समझ में। ये जो दो चीज़ें हैं ना, कौन कौन सी, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या समान रहता है, धारा, और समांतर क्रम संयोजन में क्या समान रहता है, विभव। इन दो चीज़ों से अपन बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको अच्छे से करके दिखाऊंगा। क्लियर है ना। अरे अरे बात समझ में। तो नेक्स्ट जो है समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों के प्रश्न वो अपन कल करेंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ना बाकी है, समांतर क्रम संयोजन और दोनों के प्रश्न, तो प्रश्न अच्छे से करेंगे। ठीक है, अरे अरे बात समझ में, वो अपन कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, घर पे जाकर जितना पढ़ाया है उतनी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ना। अच्छे से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपके पास गाइड होगी, किताब होगी। प्रश्न अगर किसी को चाहिए तो मेरे को मैसेज कर दे, मैं आपको प्रश्न डाल दूंगा। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न पड़े हैं। ठीक है, बस करने वाला नहीं है, तो अगर आप करना चाहते हो तो मैं प्रश्न डाल दूंगा, आराम से करना। ठीक है, अरे क्लियर है ना, कोई भी दिक्कत किसी को इसमें नहीं। आज का सारा समझ में आया, देख लो एक बार फटाफट। कोई भी डाउट हो तो फटाफट पूछो मेरे से। कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से, है ना। सेल से धारा ले रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ें बनती है ना। ये ग्राफ अपनों ने बनाया था, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट कैसे होता है। क्लियर है ना। चलो, ग्राफ समझ में आया, सेल समीकरण समझ में आई, V बराबर E माइनस IR। ये प्रश्न समझ में आया, बोलो। ये वाला प्रश्न क्लियर है। अच्छा, ये चीज़ें क्लियर है। ये देखो, ये श्रेणी क्रम संयोजन में धारा श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान रहती है और समांतर क्रम संयोजन में विभव समान रहता है। ये चीज़ें क्लियर है। उसके बाद में श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आया, समान ध्रुव हो, ध्रुव को थोड़ा विपरीत कर दें, सारे एक समान सेल हो तो क्या होगा। क्या सारी बातें क्लियर है, बोलो। चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन समांतर क्रम संयोजन पढ़ लेंगे और इनके प्रश्न कर लेंगे। उससे आगे बने रहिए। अपने को उपकरण भी पढ़ने बाकी है ना। बोर्ड के जो सिलेबस है ना इस बार वाला, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने को व्हीटस्टोन सेतु दिया है। क्या दिया है, व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके अलावा कोई उपकरण नहीं दिया है। हालांकि मैं सारे पढ़ाऊंगा, अमीटर, वोल्टमीटर, गैलोनोमीटर, है ना, विभव मापी, ये सारे उपकरण अपन पढ़ने वाला हैं। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन आपको सिर्फ अभी के लिए क्या पढ़ना है, व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, तो कल अपना चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।